हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2018 का सेकंड पेपर यानी सी सेट का पेपर का ये सोल्यूशन है और ये 2018 का है। तो इसको आप सॉल्व करिए जिससे कि ये अनुमान हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा बनता है, कैसा पैटर्न होता है सी सेट का। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर, आइए शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। फर्स्ट है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी देखिए तो दो ऑप्शन यहाँ पे है, दघीची, जो कि दघीची नहीं दधीची होता है। और ऑप्शन डी देखिए तो घनिष्ठ लिखा हुआ है, जबकि घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। तो ये दोनों आपका अशुद्ध वर्तनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के दो उत्तर को माना है, यानी ए और डी को माना है। अगला क्वेश्चन है, उससे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करिए। उससे मृत्युदंड की सजा मिली तो इसका अशुद्ध स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उससे मृत्युदंड की सजा मिली, वाक्य में दंड और सजा जो है ये समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि सही नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा तो ये लिखा जाएगा कि उससे मृत्युदंड मिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो यहाँ भी आप अगर स्टार बना देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ मतभेद होगा इसके आंसर में। तो हम देख लेते हैं कि क्या मतभेद है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तनी वर्तमान, दूसरा तत्कालिक वर्तमान, और तीसरा पूर्ण वर्तमान, और चौथा संदिग्ध वर्तमान, पांचवा संभाव्य वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो जा रहा है। स्पष्ट है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं, अतः कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पे वो है क्या, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध। तो ऑप्शन सारे इसमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, चरण कमल में समास है। इस चरण कमल में समास क्या है, कर्मधारय। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समान होता है। ठीक है, घनश्याम, चरण कमल, महापुरुष, सद्भावना आदि जो है ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। नयन को लिखते हैं ने धन अन, ने धन अन इज इक्वल टू नयन होता है, ऑप्शन ए। इसका डेफिनेशन अगर आप देख लीजिए स्रोत, तो आयाधी स्वर संधि में यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क, ए का अय, ख, दूसरा ए का आय, और तीसरा ओ का औ, और चौथा होगा ओ का आव हो जाता है। जैसे कि नेधन अन नयन, चेधन अन चयन, श्रोधन अन श्रवण, नैधन अक नायक, पौधन अक पावक। ठीक है, तो नयन का आपका विच्छेद होगा संधि विच्छेद नेधन अन। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक आपका एक गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को बिल्कुल अच्छे से रीड करिए, केयरफुल उसको रीड करिए। उसके बाद 7 से 11 जो भी प्रश्न आएंगे वो इस गद्यांश से रिलेटेड ही होगा, इस पैसेज से रिलेटेड होगा, तो उसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए और इसको गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। युद्ध वीरता। ठीक है, गद्यांश के अनुसार सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता है। तो विकल्प सी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज। ठीक है, गद्यांश से स्पष्ट उल्लेख है कि युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्साह के अंतर्गत। गद्यांश पठन के उपरांत स्पष्ट होता है कि उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं।
युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो गद्यांश से उल्लेख से स्पष्ट है कि कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। अब आता है अगला हम क्वेश्चन नंबर 12, मसृण का विलोम क्या होगा? मसृण का विलोम वृक्ष होता है। मसृण का विलोम वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? इसमें से आक्रामक क्रिया है श्याम हंसता। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, वाक्य श्याम हंसता है में श्याम जो है ये कर्ता है, हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः हंसने का फल भी उसी प्रकार पड़ता है, इसीलिए हंसना क्रिया जो है ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, श्याम हंसता है। अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव अगर देखें तो 14 जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी अगर आप अग्नि देखें, पुष्प देखें, शलाका देखें तो ये तत्सम है। 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप चतुर्दश होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। अर्थ क्या होगा इसका? मतलब मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, तो इसमें से कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं होगा? तो ऑप्शन सी जो है पीयूष, ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंतरिक्ष, अंबर और नभ जो है ये व्योम का पर्यायवाची है। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन आदि जो है ये आकाश के पर्यायवाची है, आकाश का सिनोनिम है, जबकि पीयूष का आकाश पर्यायवाची शब्द न होकर अमृत पर्यायवाची शब्द होगा पीयूष का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके इसके लिए क्या शब्द होगा? असूर्य, असूर्यश्या। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असूर्यम पश्या। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन 19, अज्ञ का अर्थ क्या होगा? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? मोहन को बाजार क्यों जाना है? तो यहाँ पे क्यों लगा है इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, बाकी सारे असर्टिव हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर, वाक्य मोहन बाजार क्यों जाना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 21, The phrase Pyrrhic victory stands for option C victory at a high cost। जो फ्रेज दिया है Pyrrhic victory का तात्पर्य होगा victory at high cost, a victory which is achieved as too high a price and therefore not worth having, a victory gained at too great a cost। If you describe a victory as a Pyrrhic, you mean that although someone has won or gained something, they have also lost something which was worth even more, यानी नाशकारी विजय। ठीक है, इसका मीन्स होता है नाशकारी विजय, victory at a high cost। क्वेश्चन नंबर 22, choose the word which is opposite in meaning to winter। इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा condemn। शब्द वेंट्रेट मतलब सम्मानित करना, पूजना, सम्मान करना, आदर करना। ठीक है, इसका विपरीत देखें यानी अपोजिट इसका देखें तो ये इसका कंडेम होगा, यानी निरादर करना, निराकरण करना, दोष लगाना, दोषी ठहराना। ये और इसके अन्य विलोम अगर देखें तो आपका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, डिस्पाइज हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रेट का अपोजिट कंडेम। क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग। यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा राइट, क्योंकि अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, वो आपके बिना कुछ। प्रश्नवाचक सिंपल सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए एडवर्ब क्लॉज
या फिर एडवर्बिएबल क्लॉज का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के आरंभ में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। एडवर्ब क्लॉज व सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है तथा ये वाक्य में एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग। यानी यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि उपरोक्त प्रश्न वाक्य में कंडीशन यानी शर्त का बोध होता है, तो विकल्प बी जो है अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल और भी हो सकता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू हेल्प मी आई कैन डू नथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ही था, तो बी ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका बताना है राउंड का क्या होगा। तो यहाँ पे राउंड जो है ये प्रीपोजिशन है। राउंड क्या है यहाँ पे, ना एडवर्ब है ना एडजेक्टिव है, नाउन है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। रेखांकित शब्द जो राउंड है उसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो यहाँ पे आपको सेड की जगह क्या करना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सेड की जगह द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, क्योंकि जो टीचर है वो यहाँ पे ऑर्डर कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिया गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव है। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है को भाव के अनुसार ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि टीचर जो है वो ऑर्डर दे रही है। तथा रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन जो यहाँ पे बॉयज़ जो है ये नाउन है को रिपोर्टिंग वर्ब सेट का ऑब्जेक्ट यानी कर्म बना देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पूर्व जो टू है उसको जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो उसका राइट आंसर होगा कि द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, ऑप्शन बी। Question number 26, complete this sentence without suitable alternative. The son asked his mother if he, option C, might go out. दिया गया जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलकर कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग कर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं। यहाँ वाक्य से पुत्र द्वारा अपनी माँ से बाहर जाने की अनुमति मांगने का भाव जो है वो स्पष्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है माइट गो आउट, ये जो है वर्णित वाक्य जो है जिससे कि उपर्युक्त अपूर्ण वाक्य पूर्ण बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे दिया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या सुटेबल होगा, कौन सा, तो ऑप्शन ए देखिए विथ। इफ इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ माई बिलोंगिंग्स, यहाँ पे विथ का प्रयोग जो है ये सही होगा। तो फ्रेजल वर्ब पार्ट विथ समथिंग का तात्पर्य है टू गिव समथिंग टू समवन ऑल्दो यू वुड प्रेफर टू कीप इट। इफ यू पार्ट विथ समथिंग दैट इज वैल्यूएबल और दैट यू वुड प्रेफर टू कीप, यू गिव इट और सेल इट टू समवन एल्स। यहाँ पे विथ आपका सुटेबल, ऑप्शन ए। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, आई डोंट वांट टू पार्ट विथ एनी ऑफ माय बुक्स। क्वेश्चन नंबर 28, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ एरुडिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम आपका एकेडमिक हो जाएगा। शब्द जो है एरुडिट, इसका मतलब होता है ज्ञानी, पंडित, विद्वान, विद्यापूर्ण, पंडित्यपूर्ण, सांस्कृतिक चित्त, विदुषी, बहुश्रुत, ये इसका पर्यायवाची शब्द। इसका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा एकेडमिक, यानी शास्त्रीय, विद्वान, शैक्षिक, विद्यामूलक। और अन्य पर्यायवाची अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, स्कॉलरली हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, वेल रीड, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। तो एरुडिट का सिनोनिम जो हो जाएगा यहाँ पे एकेडमिक।
क्वेश्चन नंबर 29, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको एक्टिव में दिया है, इसको पैसिव में चेंज करना है। हु किल्ड द स्नैक, तो अगर इसका पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, हु का चेंज करने पे हो जाता है बाय हुम। ठीक है, बाय हुम वॉज द स्नैक किल्ड। दिया गया जो एक्टिव वॉइस है वो इंट्रोगेटिव है, जिसकी संरचना इस तरीके से होती है, हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनका अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पे हु अगर रहेगा तो बाय हुम प्लस वाज या वेयर प्लस उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर जो वर्ड दिए हैं वो यूज़ करेंगे। जैसे बाय हुम वाज या वेयर, यहाँ पे वाज होगा दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल दिख रहा है तो दिस स्नैक किल्ड। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे फिल करनी है, आई ट्राई टू हेल्प हिम ब्लैंक द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या होगा, ऑप्शन बी अगर देखें 2, आई ट्राई टू हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ठीक है, तो रिक्त स्थान यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग सही होगा, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी का तात्पर्य होगा टू द लिमिट ऑफ वंस स्किल्स, रिसोर्सेज और एनर्जी एज वेल एज वन इज एबल टू डू। अगर इसका और एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जस्ट ट्राई टू डू द जॉब, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, या फिर आई प्रॉमिस टू कैरी आउट माई ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, या फिर ऑल द चिल्ड्रेन competed and performed to the best of their ability। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगला है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 35। क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को बिल्कुल केयरफुली आप इसको रीड करिए। उसके बाद इसको पूरा रीड करने के बाद जो 31 से 35 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इट इज़ टू अवॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, एम्बिगाइट इन स्पीच। लेखान से स्पष्ट है कि असामान्य यानी अनयूजुअल एवं अस्पष्ट एम्बिगस शब्द उच्चारित कर किसी भी व्यक्ति से मित्रता कर पाना असंभव है। अर्थात किसी व्यक्ति से मित्रता करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि भाषा या वाणी या बातचीत स्पीच की अस्पष्टता यानी एम्बिगिटी से बचा जाए। तो विकल्प डी जो है एम्बिगिटी इन स्पीच, ये इसका राइट आंसर होगा। लेखांश में वर्णित है कि अ स्लिप ऑफ द टंग द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एम्बिगियस वर्ड may create an enemy where we had hoped to win friend। Option D, ambiguity to speech in speech। Question number 32, while talking to an uneducated person we should use। Option D, polite language। लेखांश से स्पष्ट है कि एक अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड व्यक्ति से वार्तालाप के दौरान हमें पोलाइटी लैंग्वेज यानी शिष्ट भाषा, वचन, शिष्टाचार युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो लेखांश में स्पष्ट वर्णित है कि द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एट अनएजुकेटेड लिसनर एज पोम्पस। क्वेश्चन नंबर 33, if one uses the same style of language with everyone। Option C, foolish। लेखांश से स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक ही भाषा शैली का समान रूप से प्रयोग करना मूर्खतापूर्ण यानी फुलिश प्रतीत होता है। तो ऑप्शन सी फुलिश यहाँ पे सही आंसर होगा। लेखांत में वर्णित है कि ओनली अ फुल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन। ऑप्शन सी फुलिश। क्वेश्चन नंबर 34, स्पीच बिकम्स अ कर्स इफ इट। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका सही होगा, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेखांश के प्रारंभिक पंक्ति से स्पष्ट है कि स्पीच यानी वाणी, वचन हमारे लिए एक सर्वोत्कृष्ट यानी ग्रेट वरदान या आशीर्वाद ब्लेसिंग है, क्योंकि ये हमारे साथियों यानी फेलोज को हमारे विचारों या प्रयोजनों, इंटेंशंस एवं इच्छाओं या आकांक्षाओं, डिज़ायर्स को जानने में उनकी सहायता करती है। जबकि दूसरी ओर यही वाणी या भाषा या वक्ता स्पीच हमारे लिए एक प्रमुख या ग्रेट
अभिशाप या श्राप, कर्स भी सिद्ध होती है। यदि हम इसका प्रयोग लापरवाही पूर्वक करते हैं तो ये हमारी स्थिति, अभिप्रवृत्ति यानी एटीट्यूड का पूर्णतः मिथ्या बोध करती है। तो अतः स्पष्ट है कि स्पीच उस समय अभिशाप सिद्ध होती है जब ये गलत फहमी या असम्मति या मिथ्या बोध, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन सी, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इसका राइट आंसर होगा, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीच इज अ गिफ्ट इफ इज, ऑप्शन बी, कम्युनिकेट्स आवर मीनिंग क्लियरली टू आवर फेलोज। लेखांश से स्पष्ट होता है कि हमारे साथियों तक हमारे आशय या अभिप्राय को स्पष्टता संचारित, प्रकट या कम्युनिकेट करने वाली वाणी या भाषा, लैंग्वेज हमारे लिए एक उपहार होता है, गिफ्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, कम्युनिकेट्स आवर मीनिंग क्लियरली टू आवर फेलोज। क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित कूट में पेन को 31 लिखते हैं, पार को 35 लिखते हैं, तो उसी में पैट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखें पैट, पी का 3 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, तो पी का 16 होता है, ए का 1 होता है। ए जो है वो पहले नंबर पे होता है ना, ए फिर बी, यानी ये 1 ये 2, सी जो है ये 3, तो ए जो है पी जो है ये 16 पे है, ए जो है इसका 1 होता है वैल्यू, एन जो है ये 14 स्थान पे होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। उसी तरह अगर पी ए आर का अगर हम स्थिति उसको लगाएं तो यहाँ पे आपका ये 16 है, ये 1 है, और आर का जो वैल्यू, आर जो है ये 18 स्थान पे होता है, 18वें स्थान पे होता है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी हम उसके स्थान के अनुसार अगर हम रखेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 37 क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण है, ऑप्शन डी, प्रतिपुष्टि। संप्रेषण के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं, संचारक, संदेश, माध्यम, उसके बाद कूट संकेतन, संकेत वाचन, प्रापक, प्रतिपुष्टि। स्पष्ट है कि संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण जो है वो प्रतिपुष्टि होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? अधोगामी संप्रेषण। जब कोई संदेश उच्च वर्गीय प्रशासकों की ओर से अन्य कर्मचारियों या अधीनस्थों तक पहुंचता है तो इसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। अधोगामी संप्रेषण संस्थागत उद्देश्यों एवं नीतियों की जानकारी देने में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी, अधोगामी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? ऑप्शन सी, सक्रिय श्रवण। शोर, पूर्वाग्रह तथा अनुपयुक्त माध्यम किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की बाधा है। सक्रिय श्रवण कार्यस्थल में संप्रेषण में बाधा नहीं बल्कि सहायक होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे अंडर रूट की जो ब्लैंक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू आई उसको आपको करना है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। इसको अगर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक्स 19 × 4, ठीक है। उसके बाद दोनों का वर्क कर देंगे, यानी दोनों की तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इसे मैं बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस फटाफट सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर क्रम देखिए तो पकाना, उसके बाद चबाया जाता है, फिर पचाना होता है। ठीक है, ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। भोजन को पहले पकाया जाता है, फिर खाया जाता है, उसके बाद पेट में जाकर के वो पाचन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, ये उदाहरण है किसका? पर्यायवाची परिभाषा का। जब किसी वस्तु को उसके पर्याय के रूप में उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे पर्यायवाची परिभाषा का उदाहरण होता है। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, इसमें में पौधा जो स्वयं एक वनस्पति जीवधारी है को उसके पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी ये पर्यायवाची परिभाषा का उदाहरण है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, यदि प्लस
प्लस को इंटू कर दे, माइनस को प्लस मान ले, इंटू को माइनस मान ले और प्लस को डिवाइड को प्लस मान ले, तो इसको हमें सॉल्व करनी है। यानी जहाँ जहाँ पे आपका डिवाइड दिया है, डिवाइड की जगह पे आप प्लस को पुट कर दीजिए, माइनस के जगह पे प्लस को पुट, क्लियर दिख नहीं रहा है ये तो, डिवाइड जहाँ पे डिवाइड दिया है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, जहाँ पे माइनस दिया हुआ है वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, और जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे माइनस का यूज़ कर दीजिए, और प्लस जहाँ पे है प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया है, इसको बाद उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कमला रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की माँ है, सीता प्रेमलता की इकलौती पुत्र वधू है, तो इसको आप सही से क्रम में लगाएं, निष्कर्ष इसका निकालें। तो इस तरीके से ऐसे स्पष्ट कि प्रेमलता की इकलौती पुत्र वधू सीता है तथा प्रेमलता रवि की माँ है, इसलिए सीता रवि की पत्नी हुई। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कमला जो है ये रवि की पत्नी है, कमला जो है ये रवि की पत्नी है, प्रेमलता रवि की माँ है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए और इसको सॉल्व करिए। मैं इसका बस आंसर आपको बता देती हूँ कि सीता जो है वो रवि की पत्नी होगी। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखिए उसके बाद इसको पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधार वाक्यों के लिए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है। दूसरा, कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सी है ये राइट होगा, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। दिए गए आधार वाक्यों से स्पष्ट है कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं क्योंकि कुछ सिपाही कायर होते हैं, अर्थात वो बहादुर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है। किसका? मिश्रित विभाजन का। एक ही समय में एक से अधिक विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण मिश्रित विभाजन कहलाता है। स्पष्ट है कि भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान और मंद बुद्धिमान में विभाजन जो है वो मिश्रित विभाजन का होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा शेष से अलग है। तो अगर ये आप आकृति देखिए तो इसमें चारों में से आपको बताना है कि इनमें से चारों में सबसे अलग कौन है, और वो जो अलग है वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आप पहचानिए कैसे, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ बस, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है आप लोगों के पास भी और वीडियो लंबा नहीं करनी है। तो आकृति अगर सी अगर आप देखिए तो अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि आकृति ए में जो है वो चतुर्भुज बना हुआ है, आकृति बी जो है ये वृत्त बना हुआ है, आकृति अगर आप डायग्राम डी देखें तो इसके अंदर एक आयत है, और जबकि आकृति अगर आप सी वाला देखें तो ये त्रिभुज के अंदर एक आयत है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो पहले ऑप्शन ए में जो ऊपर बना है वो अंदर भी बना है, ऑप्शन बी में अगर ये बाहर सर्किल है तो अंदर भी सर्किल है, ऑप्शन डी में बाहर अगर आयत है तो अंदर भी आयत है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखें तो बाहर ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल, और लेकिन अंदर जो है यहाँ पे आयत बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। तो विचार करिए। ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है कि सभी कवि आलसी होते हैं, और दूसरा है कोई कवि आलसी नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है कि सभी कवि जो है ये आलसी होते हैं और कोई भी कवि जो है वो आलसी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि ए और बी दोनों ही कथन असत्य हो सकते हैं, क्योंकि सभी कवि आलसी होते हैं ये कथन सत्य नहीं हो सकता है, तथा ये भी कथन सत्य नहीं हो सकता है कि कोई कवि आलसी नहीं होता है। कुछ कवि आलसी भी होते हैं और कुछ नहीं भी। तो ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों में से युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी और जे और क्यू यू के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी वही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, इन ए डी और एस डब्ल्यू। अगर आप जी और क्यू में देखें तो ये जी और क्यू में 10 का डिफरेंस है, क्यू जो है जी से 10 आगे है, और जे यू जो है ये जे से 4+ है।
तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको ऑप्शन देखना है कि ये इससे 10 अधिक होना चाहिए और ये इससे 11 अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर आप सी देखें तो ये इसका राइट आंसर होगा, ए, डी और एस, डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 50, स्पष्ट है कि जी जे और क्यू यू में भी वही संबंध है, जो वही संबंध होगा जो ए डी और एस डब्ल्यू में है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करनी है इसको। एक मैं बता दे रही हूँ कि जी जो है ये क्यू जो है ये जी से 10 प्लस है, और जे से यू अगर देखें तो ये 11 प्लस है, यानी यू जो है वो जे से 11 आगे है। इसी प्रकार से ये जो अगर जी और जे में अगर आप डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस है, जी के 3 बार जे होता है और क्यू से 4 आगे यू होता है। इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे 23 का, इसमें इन दोनों में 1 का प्लस डिफरेंस है और इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो ये 18 का है। इसी प्रकार से आपको इसमें ऑप्शन में भी चूज़ करना है कि इस प्रकार से कौन सा डायग्राम बन रहा है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो इसमें से आपको ये श्रृंखला दी गई है, तो इसका अगला जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन डी इसका यानी 481 इसका राइट आंसर होगा। आपको इसको सॉल्व करनी है, वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे करना है कि 5 जो है 16 में करना है, तो पहले 5 का 3 से इंटू करेंगे, 5 3 15 और प्लस 1 करते हैं तो 16 आ जाता है। उसी प्रकार 16 3 जा जितना आएगा उसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी करना है, इसमें अगर आप 3 इंटू करेंगे उसके बाद प्लस 7 करेंगे, यानी 1 3 और 5 ये विषम संख्या चलती आ रही है, जैसे यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका 481 ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है, इसको देखने के लिए आपको सॉल्व करना होगा इसको। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। डी जो है, डी और एफ में +2 का डिफरेंस है और एफ और एच में +2 का। इसी तरीके से इसमें भी आपका 2 और 2 का डिफरेंस है, 2 2 सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि इसमें जो भी डिफरेंस होना चाहिए एक इक्वल ही होना चाहिए। अगर 2 से होगा तो 2 से ही होना चाहिए, 3 का डिफरेंस है तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर जो अलग है तो वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ऑप्शन बी मंगलवार। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो 11वां, 18वां और 25वां दिन भी शनिवार ही होगा। इस प्रकार से उस माह के 26वें दिन अर्थात रविवार से 5 दिन पहले 21वां दिन मंगलवार होगा। ठीक है, तो पूछा 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो ऑप्शन बी यानी मंगलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अधोलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसको फिल करना है। एम के बाद टी है, टी के बाद डब्ल्यू। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से किया हुआ है, क्या क्या डिफरेंस है। तो एम जो है, एम से मंडे होता है, ट्यू से ट्यूसडे, डब्ल्यू से वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद आपका फ्राइडे आना चाहिए, यानी एफ होना चाहिए। फ्राइडे के बाद एस होना चाहिए, सैटरडे, फिर संडे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का, एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों में क्या संबंध होगा। दोनों 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी दोनों जो है वो पति पत्नी है, तभी वो एक दूसरे का बेटा होगा, बेटे का पिता होगा। तो यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, √841 और √3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। तो ऑप्शन बी इसका मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 इसका प्राकृतिक संख्या आएंगी इनके बीच में। 841 जो है ये 29 का स्क्वायर होता है, यानी 29 इंटू 29। ठीक है, और 3249 ये 57 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 29 और 57 के मध्य कुल प्राकृतिक संख्या है, यानी इसको करने के लिए आपको 57 में से 29 को माइनस, फिर -1, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसको पॉज करिए, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए खुद से। आंसर आपका 27 आना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56, यदि x + y का 20% इज इक्वल टू x - y का 50% है तो x is to y के बराबर है। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है
ऑप्शन सी यानी 7:3 इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को पॉज करिए और इसको देख लीजिए। ऑप्शन सी 7:3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपीज़ है तो उसी दर के समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करनी है आपको। 340 क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 320 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसको पॉज करिए और देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। चाप पी क्यू जो है इसकी लंबाई क्या होगी ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे पी क्यू जो है ये ऑप्शन डी 2 पाई होगा। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। तो पाई यहाँ पे 36 पाई इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या दिया हुआ है, 36 पाई है। ठीक है, वैल्यू दी हुई है। 36 पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए और त्रिज्या जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है। इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, लेकिन इसके जो आंसर में है थोड़ा सा मतभेद है, अलग अलग आंसर माना गया है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो आप क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो है 16। चलिए नेक्स्ट आंसर ये आया हुआ है इसमें 1666.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन XY प्लस वाई स्क्वायर के मान के बराबर होगा क्या। इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, यदि x y z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x/y इज इक्वल टू 1:2 और y/z इज इक्वल टू 3:5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस z का संभव मान होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन सी 196 इसका राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, यदि बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आना चाहिए x+3 और दूसरे ब्रैकेट में x+3। इसका सलूशन आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 63, समीकरण x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के मूल 1 और 2 हैं तो समीकरण qx² माइनस px प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो आंसर आपको ऑप्शन सी आना चाहिए, -1/2 और दूसरा -1, 2 वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, इक्वेशन सेकंड बनेगा। इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। जीवन मूल्य एवं दृष्टि संचार एवं द्विमार्गीय प्रक्रिया है जो संचारक व प्रापक के मध्य निरंतर चलती है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत माध्यम, सूचना, संचरण, संदेश, कूट संकेतन, प्रापक आदि जो है वो सम्मिलित होते हैं। जीवन मूल्य एवं दृष्टि संचार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, परानुभूति। ठीक है,
परानुभूति जो है एम्पैथी दूसरों की भावना को समझने और साझा करने की योग्यता है, अर्थात ये वो क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है और चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास करता है। अतः सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए परानुभूति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। ठीक है, किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया के संगठन में सामूहिक भावना का निर्माण होता है। इससे विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है जो कि प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, यदि अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं क्या? समूह सोच। ऑप्शन बी। समूह सोच यानी ग्रुप थिंकिंग सोचने की एक विद्या है जिसमें छोटे सामंजस्यपूर्ण समूहों के व्यक्तिगत सदस्य एक दृष्टिकोण या निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं जो कि समूह की सहमति का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे समूह के सदस्य इसे वैध या सही मानते हैं या नहीं। अतः उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच यानी ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन बी जो है समूह सोच, ये आपका राइट आंसर होगा। उच्च अनुरूपता समूह के लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है? कौन सी पद्धति है? दृढ़ता परक। निर्णय लेने की सर्वाधिक उपयोग पद्धति दृढ़ता परक है यानी असर्टिव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि 10% की छूट देता तो उससे लाभ के रूप में 25 रुपीज़ कम प्राप्त होते। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन सी यानी 500 रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए। अंकित मूल्य का यानी 10% की छूट है। 10 में से आप अंकित मूल्य पर जितने की है 10 में से 5 को माइनस करेंगे 20। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो लाभ है, लाभ के रूप में आपको 25 रुपये कम प्राप्त होता है इज इक्वल टू 25। अंकित मूल्य यानी 5/100 इंटू इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करिए। 500 रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वो केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। तो उसका अधिकतम अंक क्या होगा? ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। आंसर आपका 120 आना चाहिए। ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि छात्र 50 अंक प्राप्त कर 4 अंकों से फेल हो जाता है, यानी छात्र के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो है 50 + 4 = 54 है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 औरत 7 दिन में कार्य करते हैं और 10 बच्चे 14 दिन में कार्य करते हैं, यानी एक औरत जो है वो एक औरत 2 बच्चा, 5 औरत यानी 10, उसका इक्वल टू 10 बच्चा। तो 5 औरत प्लस 10 बच्चा कितना हो जाएगा? 10 + 10 = 20 बच्चा। ठीक है, यानी M1 D1 = M2 D2। 10 आदमी और कितने दिन में? 14 दिन में। और 20 आदमी कितने दिन में? D2 पूछ रहा है कितने दिन में, तो D2 = 7 दिन, यानी 5 औरतें और 10 बच्चे मिलकर के 7 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर है। अगला है, शादी के समय एक औरत और उसके पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 19 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। आपका आंसर आना चाहिए। शादी के समय औरत और उसके पति की कुल आयु जो थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी दोनों की, यानी 2 × 23 46 है। 5 वर्षों के बाद औरत और उसके पति की 1 साल की 1 वर्ष के बच्चे की कुल आयु जो हो जाएगा 46 + 2 × 5 + 1 वर्ष। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका 19 वर्ष इसका आंसर आना चाहिए। अगला है,
क्वेश्चन नंबर 73, प्रेमचंद्र का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष क्या होगा? संग्रह तर्क दोष है। तर्क शास्त्र में संग्रह दोष एक ऐसा दोष है जिसमें कि तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर या फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो कोई बात किसी वर्ग के किसी एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए विपरीत रूप में सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के एक अंश या एक अंश के लिए सत्य है, वो आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होती। परंतु ऐसा ही मानकर यदि हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वही दोष पैदा होता है, जिसे कि संग्रह दोष कहते हैं। प्रश्नानुसार प्रेमचंद्र के प्रत्येक उपन्यास के एक दिन में पढ़े जाने से उनके सभी उपन्यासों को एक दिन में पढ़े जाने का निष्कर्ष निकल गया है, तो इसमें संग्रह दोष है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन ए है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कारण आर, शिक्षा सफलता की कुंजी है, तो ये दोनों ही सही है। और जो आर है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा जो है वो सफलता की कुंजी होता है। अगला है लोहा एक सस्ती धातु है, ये किसका उदाहरण है? तो ये आकस्मिक परिभाषा का। लोहा एक सस्ती धातु है, ये आकस्मिक परिभाषा का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, कुर्सियों का टांग, पिछला हिस्सा और सीट में विभाजन एक उदाहरण है, भौतिक विभाजन है ये। कुर्सियों का टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन जो है ये भौतिक विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 13, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है। दिया गया है कि x और y जो है वो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई 13, तो यहाँ पे 13 इंटू 1 इक्वल टू 13। इक्वेशन बना दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है और दूसरा बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2x, तो दोनों को जोड़ने पर 2x प्लस 14। इसको आप सॉल्व करिए, आपको बस मैं आंसर बता देती हूँ कि 85 आपका आंसर होगा। अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगी? इसको सेंटीमीटर में निकालना है, ऑप्शन बी यानी 20 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई अंडर रूट पहला विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको बस सॉल्व करनी है। अंडर रूट में जो पहला विकर्ण आपका 24 दिया हुआ है यहाँ पे और दूसरा 32 दिया हुआ है, उसके जगह पे वैल्यू पुट करिए, इसका होल, इसको 2 से इसको कट करेंगे 24 का 12 आ जाएगा और 32 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2, तो इसका स्क्वायर रूट 144 हो जाएगा और इसका 256 हो जाएगा। बस उसको सॉल्व कर लीजिए, 20 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है अंडर रूट 2:1 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, तो इस कमरे में वो अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? तो ये इसका ऑप्शन बी जो है 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि x1 x2 का माध्य 7.5 तथा x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान क्या होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए यानी 9 आना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? अप्रत्यक्ष संप्रेषण। कक्षागत संप्रेषण प्रत्यक्ष संप्रेषण का उदाहरण है, ना कि अप्रत्यक्ष संप्रेषण का। तो प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प जो हैं ये कक्षागत संप्रेषण के संदर्भ में सही है और ऑप्शन ए जो है ये अप्रत्यक्ष संप्रेषण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, किसी उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी, सदस्य संतुष्टि।
संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। जो हम सुन सकते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन बी। जो हम सुन सकते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में ही सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? ये एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना है। ऑप्शन सी। प्रतिक्रिया देने से तात्पर्य है कि एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यमिक एवं माध्य क्रमशः m और कैपिटल M और स्मॉल m है तो आपको पता आंसर इसको निकालनी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। स्मॉल m जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल M। सोल्यूशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, प्रेक्षणों 01 से इतना 7 का बहुलक है तो इसका ऑप्शन सी 7 इसका आंसर है। दिए गए प्रेक्षणों के आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े लिखने पर दिए गए प्रेक्षणों में संख्या 7 की बारंबारता सबसे अधिक 5 बार यानी 7 जो है वो सबसे अधिक बार आई है सब, तो इसीलिए 7 आपका आंसर होगा यानी 7 आपका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है? तो ये थोड़े मतभेद वाले हैं। एक पाई चार्ट या चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात है। इसका सलूशन आप देख लीजिए। आयोग ऑप्शन ए, बी और सी यानी अंशों के क्षेत्रफल के, अंशों के कड़ों के और अंशों के वक्र चापों की लंबाई के, ये जो है ऑप्शन ए, बी, सी ये सही है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा? 3 और 11 में जो संबंध है 7 और ऑप्शन डी 51। 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 2 11 होता है तो इसी प्रकार 3:11 हो गया। उसी प्रकार 7 और 51 अगर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 करेंगे तो 51। 7 और 51 में भी वही रिलेशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? पार्श्ववर्ग संप्रेषण। जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं और भावनाओं को आदान प्रदान होता है तो इसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का ही प्रकार होता है यानी पार्श्विक संप्रेषण आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? ऑप्शन ए, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। ये जो है शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 92, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है किससे? ऑप्शन ए, काइनेक्सिस से। काइनेक्सिस का संबंध संचार के समय संचारक द्वारा दिखलाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव और अन्य शारीरिक गतियों से होता है। प्रायः देखा जाता है कि संचारक कोई सूचना देते समय विशेष भाव भंगिमा बनाता है या विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्रा अपनाता है। ऐसी भाव भंगिमा और शारीरिक मुद्रा अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं और इसका अर्थ व्यक्ति आसानी से निकाल लेता है। ऑप्शन ए, काइनेसिक्स से। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है इसमें से? तो इसमें से कौन सा संप्रेषण नहीं है बताना है। ऑप्शन बी, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना। ये जो है संप्रेषण का रूप नहीं है। संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों में सहभागी होता है। इस प्रकार वे समस्त विधियां जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है संचार है। स्पष्ट है कि साक्षात्कार, संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण के रूप हैं, परंतु मनोरंजक जो है ये उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, ठीक है। बाकी आपका साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक अंतःक्रिया ये जो है संप्रेषण का रूप है।
क्वेश्चन नंबर 94, किसी कोड में यदि 41 माइनस 32 55 होता है, 42 माइनस 34 76 है, 53 माइनस 13 48 है, तो 33 माइनस 22 क्या होगा? 46। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सी यानी 46 आना चाहिए। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 41 माइनस 32 इस तरीके से 5 हो जाएगा, यानी आपका जो 32 दिया हुआ है 32 और 41, 32 यानी 3 प्लस 2 और 41 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 5 है, तो यहाँ पे 5 5 होना चाहिए। इसी प्रकार 34 3 प्लस 4 का 7, 42 यानी 4 प्लस 2 का 6, इसी प्रकार ये 76। उसी तरीके से अगर इसका निकाले तो 3 प्लस 3 और 2 प्लस 2 जो आएगा वो यहाँ पे आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी 46। अगला है क्वेश्चन 95, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ये स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि एक पुरुष जो है वो अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री से कहा कि उसके भाई के पिता जो हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो इस स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी बहन है, ऑप्शन बी। स्पष्ट है कि स्त्री परिचित कराए गए पुरुष की बहन है। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 4 इंटू 6 इक्वल टू 18 12, 5 इंटू 8 इक्वल टू इतना और 6 इंटू 9 इक्वल टू इतना, तो 7 इंटू 6 कितना होना चाहिए? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 6 जो है इससे इसका जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए, यानी 6 3 18 और 4 3 12 है, तो यानी 18 12 हो गया। इसी तरीके से 5 3 15, ये 5 3 15 और ये 8 3 24, तो ये 24 15 हो गया। उसी तरीके से इसका करेंगे 6 3 और 9 3, ये 27 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 3 और 6 3 जितना होगा वो आपका आंसर होगा, यानी 18 21। ठीक है, 6 3 18 और 7 3 21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या x के स्थान पे क्या आएगा? 20 प्लस 24 इक्वल टू 44, और इसको सॉल्व करेंगे तो 44/2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4 2 2 4 यानी 22 यहाँ पे। उसी तरीके से इसको भी करेंगे 24 प्लस 32 56 56/2, इसको सॉल्व करेंगे 28, यानी x की जगह पे आपका ऑप्शन बी जो है ये 28 आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को ये लिखा जाता है चेयर को, तो उसकी चेयर को क्या लिखेंगे? तो देखेंगे टेबल और इसमें क्या डिफरेंस है। +1 है, टी का +1 यू है, ए का +2 सी है, बी का +3 एल का +4 5 का ई का +5 होगा। उसी तरीके से इसको भी हम +1 सी का +1 एच का +2 ए का +3 आई का +4 और आर का +5, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, DJBMW। क्वेश्चन नंबर 99, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी? मान लेते हैं कि n फ्रेंड है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसके मिलाने की संभावना n ब्रैकेट में n-1/2, कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी n की जगह पे हम 8 के वैल्यू पुट कर देंगे, अंदर भी n की जगह पे हम 8 रख देंगे वैल्यू। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 8 - 1 7 और 8 7 /2, इसको करेंगे सॉल्व, 4 2 7 28, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 28। इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 और 8 में से माइनस करेंगे 7 और 4 7 28। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है, अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है, इसमें निहित तर्क दोष क्या है? इसमें तर्क दोष जो है ये अव्याप्त मध्यम पद है। उपर्युक्त वाक्य में अव्याप्त मध्यम पद ये तर्क दोष है, ऑप्शन ए। तो ये सी से 2018 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन है, तो उसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।